सो हेलो गाइस, मैं नरेंद्र संगानी आपका वापस से हमारे चैनल पर वेलकम करता हूँ। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारा जो बेसिकली जो सीरीज चल रहा था वॉरेन बफेट के रेडर का, उसी का पार्ट होने वाला है। और ये होने वाला है 1983 के रेडर का पार्ट 4 होने वाला है। ठीक है, सो हमने सोचा कि कुछ नया करते हैं, कुछ मीन्स एनिमेशन डालते हैं इसमें भी। सो बेसिकली इस वीडियो को भी हमने एनिमेटेड किया है। और इसके पहले जो हमने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बेसिकली आपको कैश और प्रॉफिट के बीच में मीन्स डिफरेंस बताया था, और उसको भी बेसिकली हमने एनिमेटेड किया था। लेकिन आपका कुछ हमें कमेंट नहीं मिला कि वो वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगा या बेकार लगा। सो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना है, फिर जितना देखते हो आपकी मर्जी। सो आप प्लीज़ हमें बताना कि वीडियो आपको कैसी लगती है, और आपको फ्यूचर में भी क्या एनिमेटेड वीडियो चाहिए या फिर आपको हमारा पुराने स्टाइल वाला वीडियो ही चाहिए। ठीक है, सो अभी हम चालू करेंगे लेसन नंबर 10 से। सो ये जो लेसन नंबर 10 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं, यानी ये जो वॉरेन बफेट जी वे कहते हैं कि हम कभी भी किसी भी कंपनी का जब एनालिसिस करते हैं, यानी बेसिकली एनालिसिस करने के बाद उसकी हम जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसको निकालने की कोशिश करते हैं, तब बेसिकली हम हमेशा एक क्वेश्चन हमसे पूछते हैं। और वो क्वेश्चन क्या है कि अगर हमारे पास एम्पल कैश होता और हमारे पास अच्छे खासे लोग होते, हमारे पास, सो क्या हम एक ऐसी कंपनी खड़ी कर पाते जो ये जो कंपनी जिसके हम एनालिसिस कर रहे हैं उसके साथ कम्पीट कर सकती है। यानी क्या हम ये जो कंपनी है जिसके बारे में हम एनालिसिस कर रहे हैं उससे हम कंपटीशन करना चाहेंगे। ठीक है, मीन्स क्या हम उसके सामने मीन्स खड़ा होना चाहेंगे। क्या इस मेथड का इस्तेमाल करके ये सवाल पूछ के कि अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा होता और एक अच्छी टीम भी होती तो क्या आप इस कंपनी के सामने कम्पीट करना चाहते। ये क्वेश्चन पूछ के वॉरेन बफेट जी कंपनी की जो क्वालिटी है उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वे यहाँ पे आगे अपने चॉइस के बारे में बताते हैं कि अगर मेरे पास दो ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन में मुझे भालू के साथ लड़ना है और जो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि मुझे मिसिस बी के साथ कम्पीट करना है, यानी मुझे मिसिस बी के सामने कंपनी खड़ी करनी है। अगर आपको पता नहीं कि मिसिस बी कौन है, तो बेसिकली मिसिस बी नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट की ओनर है। सो अभी नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट क्या है, ये बेसिकली एक फर्नीचर की दुकान है जो बेसिकली मिसिस बी यानी मिसिस ब्लमकिन नाम था उनका। बेसिकली मिसिस बी यानी मिसिस ब्लमकिन उस जो दुकान थी फर्नीचर की उसकी मालकिन थी, और बेसिकली वॉरेन बफेट जी ने मिसिस बी से वो दुकान खरीदी थी। सो वे कहते हैं कि अगर मेरे पास दो ऑप्शन होते, एक में मुझे भालू से लड़ना पड़ता और एक में कंपटीशन करना पड़ता मिसिस बी के साथ। सो मैं भालू से लड़ना चाहता, मिसिस बी के साथ कम्पीट करना नहीं चाहता। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी जो उनकी दुकान थी फर्नीचर की वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उसकी जो क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी। मीन्स उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो आगे बताते हैं। सो वॉरेन बफेट जी यहाँ पे आगे जो नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट यानी बेसिकली NFM था उसका बेसिकली एडवांटेजेस बताते हैं। जो सबसे पहला एडवांटेज था वो था कि वो बेसिकली लो कॉस्ट बायर थे, यानी वो जो भी सामान खरीदते थे, वो जो भी फर्नीचर खरीदते थे अपनी दुकान पे बेचने के लिए, वो उसको एकदम लो से लो दाम पे खरीदते थे। और वो कैसे खरीद पाते थे, वो बेसिकली एक साथ मीन्स जब भी सामान खरीदते थे तभी वो बेसिकली एकदम रोकड़ा पैसा देते थे, यानी मीन्स उसको ऐसा नहीं बोलते थे सप्लायर को कि हम 1 महीने बाद देंगे या फिर 2 महीने बाद देंगे। तो बेसिकली अगर आप ऐसा करोगे, मीन्स अगर आप एक होलसेल की दुकान में हो या फिर होलसेल के बिजनेस में हो, तो आपको पता होगा कि अगर आप अपने जो सप्लायर है उसको अगर आप जो तुरंत पेमेंट कर देते हो या फिर एकदम फटाफट पेमेंट कर देते हो 1 हफ्ते के अंदर, सो बेसिकली वो आपको एडिशनल 4 से 5% यानी तकरीबन 1 से 2% के आजू बाजू का डिस्काउंट तो दे ही देगा। ठीक है, और बेसिकली जो डीमार्ट है वो डीमार्ट भी इसी रूल पे चलता है। डीमार्ट भी बेसिकली जो अपने सप्लायर से उनको एकदम तुरंत पैसा देता है, जिसकी वजह से वो बेसिकली जो सामान है उसको कम प्राइस पे खरीद पाता है। और ठीक है, सो जो पहला एडवांटेज था वो तो ये था। जो दूसरा एडवांटेज है वो ये कि उनकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बहुत कम है, यानी बेसिकली उनको ऑपरेशन करने के लिए बहुत कम पैसे जरूरत पड़ती है, एकदम डीमार्ट के जैसे। उनकी भी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बहुत कम है, यानी बेसिकली वो लोग जमीन को ओन करते हैं, यानी बेसिकली डीमार्ट जिस जमीन पे खड़ी है, यानी जो उसके मॉल्स होते हैं वो जिस जमीन पे खड़े होते हैं वो बेसिकली डीमार्ट कंपनी ओन करती है, जिसकी वजह से उनको रेंट नहीं देना पड़ता जैसे हमने आपको बताया, जिसकी वजह से उसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बहुत कम रहते हैं। ठीक है, सो ये दो एडवांटेज डीमार्ट के पास है जो कि नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट के पास थी, जिसकी वजह से उनके पास बहुत अच्छी खासी एकदम तगड़ी सेविंग्स होती है। सो वो करते क्या है कि जो सेविंग्स है वो अपने पास नहीं रखते, वो उस सेविंग्स को अपने कस्टमर को पास ऑन कर देते हैं। कैसे पास ऑन करते हैं, वो बेसिकली उनके पास जो सेविंग्स होती है उससे उनके जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस कम कर देते हैं। सो उससे प्राइस कम करेंगे सो कस्टमर को कम प्राइस पे वो चीज़ मिलेगी, जिसकी वजह से वो जो कस्टमर है उस कंपनी के साथ बन जाएगा, जैसे हम सब डीमार्ट के साथ बन जाते हैं। ठीक है, मीन्स बेसिकली अगर हमारे सामने दो ऑप्शन रहेंगे, जो बिग बाजार है वो हमारे घर के बाजू में है, लेकिन जो डीमार्ट है वो हमारे घर से 5-10 किलोमीटर दूर है, फिर भी हम डीमार्ट में ही जाएंगे क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बहुत सस्ती मिलती है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं ऐसी कंपनियों के। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, सो जो Amazon.com या फिर Amazon.in है
वो भी इसी चीज़ पे काम करता है। यानी बेसिकली ये सब जो कंपनी मैंने बताई आपको, नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट हो गया या फिर अमेजोन हो गया या फिर डीमार्ट हो गया, ये सब बेसिकली बहुत ज़्यादा ही कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस है। यानी बेसिकली ये लोग कस्टमर को सबसे पहला प्रेफरेंस देते हैं। अगर हम यहाँ पे LIC की बात करेंगे तो LIC भी एकदम कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस है, ठीक है। सो बेसिकली ये सब जो कंपनियां हैं वो कस्टमर सेंट्रिक है, जिसकी वजह से वो कस्टमर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर इन कंपनियों के साथ बंध जाते हैं, जिसकी वजह से कंपनियों की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और बेसिकली इनके सामने कोई भी कंपटीशन आ जाए वो कंपटीशन ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाता, ठीक है। सो ये तो हो गई यहाँ पे एडवांटेजेस NFM यानी नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट की। सो बेसिकली आपको हमेशा ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, और मेरे हिसाब से जो मुकेश अंबानी जी है उन्होंने जियो चालू करने के पहले भी यही क्वेश्चन पूछा था कि ये जो ट्रेडिशनल टेलीकॉम की कंपनी है जैसे एयरटेल हो गया या फिर वोडाफोन हो गया या फिर आइडिया हो गया, क्या मैं इसके साथ compete करना चाहूँगा? क्या ये सब जो कंपनियां हैं उनकी जो क्वालिटी है एकदम उच्च है, यानी मीन्स एकदम टॉप क्वालिटी की है, क्या मैं इनके सामने मीन्स अपनी खुद की कंपनी खड़ा करना चाहूँगा? क्या मैं इनके सामने जियो खड़ा करना चाहूँगा? सो उन्होंने भी सोचा रहेगा कि लोग बेसिकली जो कस्टमर है उसको ये सब लूट रहे हैं। यानी ये बेसिकली जो प्लान्स थे वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, ये सब के, यानी जियो के आने के पहले वो लोग बहुत महंगी सब चीज़ें बेच रहे थे। वो लोग बेसिकली 93 रुपीज़ में 1 GB इंटरनेट या फिर बेसिकली 10 रुपये का 5 रुपया टॉक टाइम या फिर बेसिकली ये सब ऑफर दे रहे थे, जो कि मीन्स मुकेश अंबानी ने देखा और उनको पता चला कि लोग लूट रहे हैं। असली में ये जो सर्विसेज यानी बेसिकली डेटा है या फिर जो कॉलिंग सर्विसेज हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ती है, फिर भी लोग लूट रहे हैं, लूट मचा के रखी है पूरे देश में जिसकी वजह से मुकेश अंबानी जी ने सोचा होगा कि हम बेसिकली ज़रूर ऐसी कंपनियों के खिलाफ अपने खुद की कंपनी खड़ी कर सकते हैं और बेसिकली हम कस्टमर को भी लूट पाट से बचा सकते हैं, ठीक है। सो इसलिए उन्होंने जियो चालू किया होगा। सो अभी आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे, हमारे लिए आपके लिए क्वेश्चन ये है कि क्या आप जियो के साथ compete करना चाहोगे? कि मीन्स अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा होता और आपके पास अच्छी टीम होती, सो क्या आप जियो के साथ compete करना चाहते हैं? आप इस सवाल का जवाब प्लीज़ नीचे में कमेंट सेक्शन में देना, क्योंकि मीन्स बेसिकली ये जो चीज़ें हैं जो हम आपको सिखाते हैं या फिर आप कहीं से भी सीखते हो वो आप तभी अच्छे से सीख पाते हो जब आप उसको अप्लाई करते हो अपने रियल लाइफ में, ठीक है। सो क्वेश्चन का जवाब देना ताकि आप ये चीज़ एकदम मीन्स आपके दिमाग में एकदम घुस जाए, एकदम चिपक जाए आपके दिमाग में, ठीक है। सो बेसिकली प्लीज़ इसका जवाब नीचे आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। तो ये तो हो गया लेसन नंबर 1। अभी चलेंगे हम यहाँ पे लेसन नंबर 2 की तरफ। सो ये जो लेसन नंबर 2 है हमारा, वहाँ पे ये जो वॉरेन बफेट जी वे कहते हैं कि जो बफेलो न्यूज़ कंपनी है, यानी उनकी एक कंपनी है जो बेसिकली न्यूज़पेपर बेचती थी, यानी वो न्यूज़पेपर की कंपनी है, उनकी जो अर्निंग्स है यानी उनकी जो प्रॉफिट्स है बेसिकली वो इंक्रीज़ हो चुके हैं। वो बेसिकली उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज़्यादा हो चुके हैं उन्हें, यानी जो बफेलो न्यूज़ कंपनी है उसकी जो अर्निंग्स है, उसकी जो प्रॉफिट है, उसने जो उसकी एक्सपेक्टेशंस थी यानी वॉरेन बफेट जी की जो एक्सपेक्टेशंस थी कि कंपनी को 100 रुपये का प्रॉफिट होगा, उसको आउट परफॉर्म किया। कंपनी को उसमें 110 रुपये का प्रॉफिट हुआ। मीन सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहे, ठीक है। यानी बेसिकली ये जो कंपनी की जो अर्निंग्स थी वो आउट परफॉर्म हुई, उनको बेसिकली 10% ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। अभी ऐसा क्यों? ऐसा इसके पीछे 2 रीज़न है। सो अभी वो 2 रीज़न क्या है? जो पहला रीज़न है यानी जो रीज़न नंबर 1 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि जो रीज़न नंबर 1 है वो है टैक्स लॉस कैरी फॉरवर्ड की वजह से। सो ये टैक्स लॉस कैरी फॉरवर्ड क्या होता है? यानी समझ जाए कि आपकी कोई कंपनी, आपने कोई कंपनी चालू की और बेसिकली ईयर 1 में यानी पहले साल उस कंपनी को लॉस हुआ, तकरीबन कुछ रुपए का लॉस हुआ, ठीक है। सो अभी गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट आपकी कंपनी को अलाउ करती है कि आपको जो लॉस हुआ वो आप ईयर 2 में यानी अपने कंपनी के अगले साल में आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। यानी समझ जाए कि आपको पहले साल लॉस हुआ और दूसरे साल में आपको कुल मिलाकर तकरीबन प्रॉफिट हो गया। सो अभी गवर्नमेंट आपको क्या अलाउ करती है? गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है कि आपको जो पहले साल में जो लॉस हुआ था वो रकम आप बेसिकली अपने जो दूसरे साल में जो प्रॉफिट हुआ था उसमें से आप काट सकते हो। यानी समझ जाए कि पहले साल मुझे तकरीबन 30 रुपये का लॉस हुआ और जो दूसरे साल मुझे तकरीबन 130 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। सो बेसिकली मुझे जो 130 रुपये का प्रॉफिट हुआ उस पर मुझे तकरीबन समझ जाए कि अगर मैं 50% टैक्स दूंगा, सो 130 रुपये का 50% होता है तकरीबन 65 रुपीज़, यानी मुझे तकरीबन 65 रुपीज़ का टैक्स देना पड़ता है। असली में 50% टैक्स नहीं देना पड़ता, तकरीबन 24 या फिर 30% कैश वैल्यू देना पड़ता है। लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल के समझ रहे हैं और कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए समझ रहे हैं कि आपकी कंपनी 50% टैक्स देती है। सो अगर आपको दूसरे साल में 130 रुपये का प्रॉफिट हुआ और जो पहला साल था उसमें आपको तकरीबन 30 रुपये का लॉस हुआ, तो दूसरे साल आपको ये जो टैक्स लॉस कैरी फॉरवर्ड अगर आपको नहीं मिला तो बेसिकली आपको 65 रुपीज़ का टैक्स भरना पड़ता था। लेकिन क्योंकि आपको पहले साल लॉस हुआ, सो वो लॉस का जो अमाउंट है वो आप दूसरे साल में अपने प्रॉफिट में से काट सकते हो। यानी पहले साल में आपको 30 रुपये का लॉस हुआ था, वो आप अपने 130 रुपये के प्रॉफिट में से काट सकते हो। यानी अभी आपको कुल मिला के 130 - 30 यानी तकरीबन 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, ठीक है।
सो अभी जो 100 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है उसका जो टैक्स यानी तकरीबन आपको 50% टैक्स देना पड़ेगा, यानी 50 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, यानी बेसिकली आपको कुल मिला के कम टैक्स देना पड़ा। ठीक है, यानी ये जो टैक्स लॉस कैरी फॉरवर्ड है वो होता क्या है, वो बेसिकली आपको गवर्नमेंट को कम टैक्स देना है। क्यों कम टैक्स देना है? क्योंकि आपको पिछले साल लॉस हुआ था। ठीक है, तो जैसा हमने आपको बताया कि अगर हमारे पास ये टैक्स लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता तो हमें 65 रुपीज़ का टैक्स देना पड़ता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास ये टैक्स लॉस कैरी फॉरवर्ड है इसलिए हमें सिर्फ 50 रुपीज़ का ही टैक्स देना पड़ता है, जिसके वजह से हमें 15 रुपीज़ का फायदा हुआ टैक्स में। ठीक है, तो बेसिकली जिसके वजह से ये जो टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाती है। यानी पहले हमें 130 रुपये पे टैक्स देना पड़ता था, लेकिन उसके बाद हमें सिर्फ 100 रुपये पे टैक्स देना पड़ता है, जिसकी वजह से जो टैक्सेबल इनकम कम होता है, जिसकी वजह से जो टैक्स है वो भी कम हो जाता है। और जैसा कि हम सबको पता है कि अगर टैक्स कम होगा तो बेसिकली जो अर्निंग्स है वो इंक्रीज होने ही वाली है। ठीक है, सो बेसिकली अर्निंग्स इंक्रीज होने का ये भी एक रीज़न था। और जो दूसरा रीज़न था वो ये था, जो रीज़न नंबर 2 था वो ये था कि पर टन कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग कम हो चुकी थी। अब ये पर टन कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग क्या होती है? सो ये जो न्यूज़पेपर कंपनियां होती है उनको न्यूज़पेपर छापने के लिए कुछ पैसा देना पड़ता है। ठीक है, और अगर हम न्यूज़पेपर कंपनी की बात करेंगे, सो न्यूज़पेपर कंपनी के लिए जो न्यूज़पेपर का जो खर्चा आता है, यानी 1 टन न्यूज़पेपर छापने का जो खर्चा हो गया वो बेसिकली उसके लिए रॉ मटेरियल का खर्चा हो गया। ठीक है, यानी बेसिकली अगर मुझे 1 टन न्यूज़पेपर छापना है तो मुझे 1 टन पेपर चाहिए होगा और साथ ही साथ मुझे थोड़ी बहुत इंक चाहिए रहेगी। सो वॉरेन बफेट कहते हैं कि पर टन कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग कम हो चुका था, यानी बेसिकली जो न्यूज़पेपर कंपनी थी उनका जो रॉ मटेरियल का जो खर्चा है वो कम हो चुका था। और बेसिकली अभी हम सबको पता है कि अगर रॉ मटेरियल का खर्चा कम होगा तो बेसिकली एक्सपेंसेस भी कम होने वाले, और अगर एक्सपेंसेस कम होने वाले तो प्रॉफिट भी बढ़ने वाला है। ठीक है, सो वॉरेन बफेट जी ने 2 रीज़न दिए। सो अभी आप मेरे से पूछोगे कि मीन्स यहाँ पे कहना क्या चाहता है भाई, तू क्या कुछ भी कह रहा है? मैं बेसिकली यहाँ पे कहना यही चाहता हूँ, यानी वॉरेन बफेट यहाँ पे कहना सिर्फ यही चाहते हैं कि किसी भी कंपनी की जो अर्निंग्स या फिर जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होती है, उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं, उसके पीछे कुछ वजह होती है, और उसके पीछे वो जो वजह होती है वो कभी कभी सिर्फ 1 या 2 साल के लिए ही वैलिड होती है। जैसा हमने अभी आपको बताया कि ये जो टैक्स लॉस कैरी फॉरवर्ड था वो बेसिकली सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है, यानी आपको पहले साल आपकी कंपनी को पहले साल में जो लॉस हुआ वो आप सिर्फ दूसरे साल में ही निकाल सकते हो, यानी दूसरे साल के प्रॉफिट में से ही माइनस कर सकते हो, वो आप तीसरे साल के प्रॉफिट में से माइनस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से तीसरे साल आपको अच्छा खासा टैक्स देना पड़ेगा, यानी मीन्स बेसिकली जिसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा रीजन था वो था रॉ मटेरियल के खर्चे, और रॉ मटेरियल के खर्चे तो मीन्स बार बार ऊपर नीचे होते ही रहते हैं, जिसकी वजह से आपके रॉ मटेरियल के खर्चे तकरीबन 1 से 2 साल में वापस से बढ़ने के चांसेस थे, जिसकी वजह से आपको पता होना चाहिए कि ये जो अर्निंग्स थी या फिर जो प्रॉफिट में जो इंक्रीज था वो एकदम सस्टेनेबल नहीं था, वो सिर्फ 1 या 2 साल के लिए ही था। ठीक है, सो अभी ऐसे और रीजंस क्या हो सकती है, यानी अर्निंग्स या फिर प्रॉफिट को सिर्फ 1-2 साल के लिए बढ़ाने के लिए और क्या क्या वजह हो सकती है। ठीक है, तो मीन्स वो ऐसा हो सकता है कि जो रॉ मटेरियल है उनका जो प्राइस है वो कम हो चुका हो, या फिर जो प्रोडक्ट है जो फिनिश गुड है उसका प्राइस बढ़ चुका हो, या फिर बेसिकली आपकी कंपनी को टैक्स लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, और ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें। ठीक है, सो भी आपका काम यहाँ पे यह है कि आप प्लीज़ गूगल पे आके कोई रिसर्च कर सकते हो या फिर कहीं से भी आप रिसर्च कर सकते हो, और बेसिकली ऐसी एक चीज़ जिसकी वजह से आपका कंपनी का जो प्रॉफिट है या फिर जो अर्निंग्स है वो सिर्फ 1 या 2 साल के लिए बढ़ सकती है, ऐसा कोई रीज़न आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, सो भी आपका होमवर्क है, आप प्लीज़ अपना होमवर्क करना। अगर आपने होमवर्क किया तो बेसिकली आपका ही फायदा होने वाला है। ठीक है, सो बेसिकली ये सब जो खर्चे होते हैं, यानी अगर जो प्रोडक्ट की जो प्राइस बढ़ेगी, यानी समझ जाए मैं पेंसिल बनाता हूँ, अगर पेंसिल की जो प्राइस है, पेंसिल की डिमांड बढ़ गया, जिसकी वजह से उसका जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है, यानी 5 रुपये की पेंसिल का प्राइस अभी 8 रुपये हो चुका है, जिसकी वजह से मेरी सेल्स की प्राइस बढ़ेगी, जिसकी वजह से बेसिकली जो मेरी मार्जिन है वो मार्जिन इंक्रीज होने वाली है, जिसकी वजह से मेरे प्रॉफिट्स इंक्रीज होने वाले हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि वो जो पेंसिल की जो इन्फ्लेटेड प्राइस है वो कितने टाइम तक रहने वाली है। मुझे नहीं पता कि ये जो पेंसिल का जो 8 रुपये का दाम है वो कितने टाइम तक इतना रहने वाला है, क्योंकि हमें पता है कि कभी भी किसी भी कंपनी की या फिर किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बढ़ती है, सो बहुत सारे नए नए कंपटीशन आ जाते हैं, बहुत सारी अलग अलग कंपनी आ जाती है उस प्रोडक्ट को बेसिकली बनाने के लिए, जिसकी वजह से जो डिमांड है वापस से वो कम हो जाती है। ठीक है, सो बेसिकली इसीलिए आपको हमेशा जानना चाहिए कि किसी भी कंपनी की जो अर्निंग्स या फिर उसका जो प्रॉफिट है उसके इंक्रीज होने का रीज़न क्या है, उसके इंक्रीज होने की वजह क्या है, और बेसिकली आपको ये जानना पड़ेगा, वो वजह ढूंढ के बेसिकली आपको ये जानना चाहिए कि वो जो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है वो टेम्पररी है या फिर वो परमानेंट है। ठीक है, यानी मीन्स बेसिकली समझ जाए कि आपकी कोई कंपनी है, उसने कोई नया प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाया, सो बेसिकली वो प्रोडक्ट की वजह से उसका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ,
सो अभी वो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ वो परमानेंट है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है कंपनी का, अगर इस प्रोडक्ट को बनाने का जो लाइसेंस है कंपनी के पास वो अगर परमानेंट है, सो बेसिकली वो जो प्रॉफिट में जो इंक्रीज है वो परमानेंट रहने वाला है। लेकिन अगर वो जो प्रोडक्ट है वो परमानेंट नहीं है, कंपनी के पास उस प्रोडक्ट को बनाने का सिर्फ 1 या 2 साल का ही लाइसेंस है, जिसकी वजह से 1 या 2 साल के बाद वो उस प्रोडक्ट को बनाना कम कर देंगे या फिर बंद कर देंगे, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है जो उस नए प्रोडक्ट की वजह से आ रहा था वो प्रॉफिट चला जाएगा, वो प्रॉफिट एकदम उधर छू हो जाएगा। और बेसिकली जो मार्केट है वो बोलेगी कि भाई हमने सोचा था कंपनी में इतना प्रॉफिट होने वाला है, इतना एक्सपेक्टेशंस था, लेकिन हिसाब से नहीं प्रॉफिट दिया, जिसकी वजह से हम इसकी रेटिंग्स डाउनग्रेड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आपको इस कंपनी के शेयर बेच देना चाहिए, और बहुत सारे पागल लोग जो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते वो लोग उस स्टॉक को बेच भी देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से उस कंपनी का शेयर प्राइस गिर जाएगा। लेकिन सिर्फ हमें पता होने वाला है, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं सिर्फ उनको ही पता होने वाला है कि बेसिकली वो कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो सिर्फ कुछ समय के लिए बढ़ा था। क्यों बढ़ा था? क्योंकि उसका प्रॉफिट सिर्फ 1-2 साल के लिए इंक्रीज हुआ था, वो सिर्फ टेम्पररी इंक्रीज हुआ था, ठीक है। सो आपको हमेशा एक क्वेश्चन पूछना है, आपको मीन्स हमेशा 2 क्वेश्चन पूछना है, जैसे हमने आपको आज के वीडियो में बताया। पहला क्वेश्चन कि क्या आप इस कंपनी के साथ कम्पीट करना चाहेंगे, और दूसरा क्वेश्चन कि ये जो कंपनी का जो प्रॉफिट या फिर जो अर्निंग्स है वो इंक्रीज हो रही है या फिर जो इंक्रीज हुई है वो परमानेंट है या फिर वो टेम्पररी है, ठीक है। सो अगर हम आज के मार्केट में इसका एग्जांपल देखेंगे, सो यहाँ पे एग्जांपल देना चाहेंगे हम स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी या फिर आयरन और बनाने वाली कंपनियों का। सो जो आयरन और या फिर स्टील बनाने वाली जो कंपनी है उनका कुछ समय प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है और बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, तकरीबन 2 से 3 गुना बढ़ चुका है। और ये बेसिकली इसका रीज़न क्या है? अगर हम रीज़न ढूंढने बैठेंगे सो रीज़न हमें ये मिलेगा कि उनका जो फिनिश गुड्स है, यानी जो आयरन और या फिर जो स्टील प्रोडक्ट्स है, उनकी जो प्राइस है उनकी वो प्राइस इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से बेसिकली उनको प्रॉफिट हुआ है। अभी प्राइस इंक्रीज होने से प्रॉफिट कैसे होता है? प्राइस इंक्रीज होने से मार्जिन इंक्रीज होता है, जिसके वजह से अगर मार्जिन इंक्रीज होगा सो बेसिकली उनका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भी इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। सो बेसिकली हमने यहाँ पे एकदम लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से आपको स्टील कंपनी का जो प्रॉफिट है उसको इंक्रीज होने की वजह दी। सो बेसिकली आप भी अपना होमवर्क करके हमें कोई ऐसी कंपनी या फिर कोई बेसिकली एक सेक्टर की जो प्रॉफिट है उसको इंक्रीज होने की वजह दे सकते हो आप हमें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो प्लीज़ आप ये होमवर्क भी करना। सो अभी हमें ये तो पता चल गया कि इसका जो स्टील कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है, वो इंक्रीज क्यों हुआ है। लेकिन अभी जो क्वेश्चन है, जो सवाल है, वो सवाल यहाँ पे यह है कि ये जो फिनिश गुड्स का जो प्राइस है वो क्या सस्टेनेबल है, यानी जो आयरन प्रोडक्ट्स है या फिर आयरन ओर है या फिर ये जो स्टील प्रोडक्ट्स है उनका जो प्राइस है क्या वो सस्टेनेबल है, क्या वो परमानेंट रहने वाला है। यानी जो आयरन ओर का जो प्राइस वो उसकी डिमांड की वजह से, यानी जो डिमांड है वो इंक्रीज हुई जिसकी वजह से आयरन ओर का प्राइस बढ़ गया। सो क्या ये जो आयरन ओर का जो प्राइस है वो अभी जिस मुकाम पे है उसी मुकाम पे रहने वाला है, क्या आगे जाके उसका सप्लाई बढ़ेगा जिसकी वजह से उसका प्राइस कम होने के चांसेस है। और बेसिकली आप अपने थिंकिंग के हिसाब से आपको इस सवाल का जो भी जवाब लगता है वो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। सो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और बेसिकली मैं नितिन संगानी सिंपल इन्वेस्टमेंट की तरफ से अभी वीडियो खत्म करने के लिए आपकी इजाज़त देना चाहूँगा, ठीक है। सो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, ठीक है, ताकि हमारे चैनल को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिले। और अगर वीडियो आपको बहुत अच्छी लगे, आपको मीन्स बहुत ज़्यादा ज्ञान मिला इस वीडियो से या फिर थोड़ा बहुत ज्ञान भी मिला, सो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम ऐसी वीडियो बनाते रहने वाले और बाजू में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नई वीडियो आएगी उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही आएगी।